हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो से मैं आपको बोला था कि हम छोटे छोटे बिट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे बिट्स आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स को क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है और ये पार्ट्स लिंक नहीं होता है दूसरे पार्ट्स के, है ना, रिलेटेड से। तो वहाँ पर क्या होता है ना, वो एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं वो पार्ट्स, और वो पार्ट्स पर ही क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी में, तो वहाँ पर आपके मार्क्स क्या हो जाते, कम हो जाते। तो हम ये छोटे छोटे बिट्स को इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे माय फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। बड़ा ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर, एज वेल एज मेंस में भी आ सकते हैं, है ना। तो इसके पहले का वीडियो हमने सबऑर्डिनेट कोर्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ माय फ्रेंड्स, तो ज़रूर जाकर देखें। उसने हमने सब कुछ डिस्कस किया है, क्या होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट्स होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर लोअर कोर्ट्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट्स होते हैं। सब ईच एंड एवरी कंसेप्ट का हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो इस अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को एडीआर भी कहते हैं माय फ्रेंड्स। तो ये शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स। इसमें आपको 400+ फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, सुनने को मिलने वाले हैं और सीखने को मिलने वाला है। इस 400+ फ्री लाइव क्लासेस ये बिल्कुल फ्री है, तो जुड़ जाइए अनअकैडमी के साथ और अपना फ़ायदा उठाइए माय फ्रेंड्स, ये 400+ फ्री लाइव क्लासेस का, और प्रीलिम्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ाइए क्रैक्स होने के माय फ्रेंड्स, है ना। और एक दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए लाया है अनअकैडमी, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी, जो कि आपकी यूपीएससी सीएससी जो पेपर 1 होता है माय फ्रेंड्स जीएस का, वही जो उसमें जो सिलेबस होता है वही सिलेबस आपको यहाँ पर रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर टॉप 5 रैंक्स लाते हो तो आपका 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और दूसरी मेन चीज़, अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन वो भी अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो ज़रूर एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को और फायदा उठाइए माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना नहीं, यू हैव बीन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से सीखने को मिल सकता है, और अनअकैडमी स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला टॉप 5 रैंक्स को और टॉप 25 रैंक्स को माय फ्रेंड्स। और ये आपको एनरोल करने के बाद ये मॉक टेस्ट कब अवेलेबल होंगी माय फ्रेंड्स आपको, तो वो होंगी 27 सितंबर को। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मत छोड़िए माय फ्रेंड्स। और एनरोलमेंट लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी गई है हमारे, आप डिस्क्रिप्शन की लिंक अगर वहाँ पर जाते हो तो एनरोल कर सकते हो, लिंक के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं इस मॉक टेस्ट को, है ना। तो जल्द से जल्द मॉक टेस्ट को इसे एनरोल कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी का वगैरह कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में है आपके लिए। और आपको पता है कि 23 दिन से कम दिन या उससे भी कम दिन रह चुके हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को 2020 के, तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हो माय फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो कौन सा ऐसे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स कि आपको लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया से सीखने को आपको मिल सकता है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, और लाइव टेस्ट सीरीज, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और स्टडी मटेरियल वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है अपने आप में। और आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप में। तो कैसा आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, है ना, वो सब कुछ आपको अनअकैडमी कर दे रहा है सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा। तो इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स के 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, सेक्शनल क्विजेस आपको मिल जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा, कि यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक ईच एंड एवरीथिंग आपके सब कवर हो रहा है इस सब्सक्रिप्शन में। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी की कोर्सेज को। और ये कोर्सेज 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, जिसमें ये कोर्सेज आपको 3 मेन लैंग्वेज में सीखने को मिलने वाले हैं, जो कि इंग्लिश वर्जन में सीखने को आपको मिलेगा, बिलिंगुअल वर्जन में सीखने को आपको मिलेगा, हिंदी वर्जन में सीखने को आपको मिलेगा, बाय फुल सिलेबस कवरेज, टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस और इंटरव्यू प्रिपरेशंस माय फ्रेंड, है ना। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए इन कोर्सेज को। और आपके प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स को पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वो भी अनअकैडमी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। डेली 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए, और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड्स। और ये एक मेन चीज़, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। अगर आप हमें कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद, चाहे 3 मंथ का हो, 1 मंथ का हो, 6 मंथ का हो, 12 मंथ का हो, 24 मंथ का हो, अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो 10% इमीडिएटली आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। कि फॉर एग्जांपल अगर 24 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो आपको 64,000 पे करने पड़ते हैं माय फ्रेंड्स। और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे सिंपल YT, तो आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ना। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। वहाँ पर आपको PPTs PDF हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिल जाएगा,
है ना। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू। तो चलिए माय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ADR, दैट इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो किसे कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन माय फ्रेंड्स? तो जब भी हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो माय फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि इंडिया में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन को हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ। कि यहाँ पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ के कई सारे आप केसेस देखेंगे। आप अगर लॉज की बुक पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, पागल, है ना। तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ हर एक केस में यूज होता है, स्ट्रिक्टली यूज होता है। हम कॉमर्स को तक नहीं छोड़ते प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ के, हम सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, है ना माय फ्रेंड। तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ CRPC दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट जिसे बोलते हैं, CPC दैट इज सिविल प्रोसीजर कोर्ट, और इंडियन एविडेंस एक्ट जिसे IE कहते हैं, यहाँ पर यूज होता है ये, है ना। तो अगर ये क्यों किया है हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, क्यों यूज़ करता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों हम इसे छोड़ते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ को? कि हमारा मोटिव ये था माय फ्रेंड्स कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको सेम अपॉर्चुनिटीज मिले अपने आप को खुद को प्रूफ करने की, खुद को बेगुनाह साबित करने की, है ना। तो इसीलिए हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इस चीज़ों को तो फॉलो करते हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ को एक फॉलो करते हैं, हम वहाँ पर थरोली हो जाते हैं, है ना। बट प्रैक्टिकली हम क्या होते हैं माय फ्रेंड्स कि स्लो हो जाते हैं, हमारे प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। किसी भी केस के डिसीजन को हमारे कितने भी दिन लग सकते हैं या साल लग सकते हैं, सालों गुजर जाते हैं, तभी हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ को फॉलो ही करते हैं। हम थरोली यहाँ पर होते हैं बट स्लो यहाँ पर होते हैं। ये एक डिसएडवांटेज होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ का, है ना। तो माय फ्रेंड्स, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ के अंदर कई सारे लॉज आते हैं। उसमें से CRPC दैट इज जिसे बोलते हैं ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, और CPC सिविल प्रोसीजर कोर्ट्स, और इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसे होते हैं। बट थरोली हम यहाँ पर सब प्रोसीजर को फॉलो करते हैं इन केसेस में, बट यहाँ पर हम क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं प्रैक्टिकली, है ना। अब हम आगे देखेंगे कि मैक्सिमस किसको बोलते हैं माय फ्रेंड्स। अब इतना स्लो प्रोसेस होने के बावजूद, है ना, इतना स्लो प्रोसेस होने से केसेस की पेंडेंसी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली अगर आपका स्लो प्रोसेस चल रहा है, आपको एक केसेस को समझो 1.5-2 साल रख जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पीछे वाले जो केसेस आते हैं प्रेजेंट में, तो वहाँ पर पेंडेंसी वहाँ पर बढ़ जाती है ना। तो हम एक केसेस को छोड़ने में ज़्यादा वक्त लेते हैं, तो वहाँ पर केसेस ऑफ द पेंडेंसी बढ़ते जाती है, दिन ब दिन बढ़ते जाती है। तो क्या होता है ना, फिर आप क्या करें, इसे फास्ट कर दें, इस प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ को फास्ट करें, या फिर शॉर्टकट में यूज़ करें? नहीं भाई, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन है। ये इसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ को आप क्या नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप ईच एंड एवरी कंसेप्ट के थ्रू जाना है इस प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, ईच एंड एवरी स्टेप्स को पूरा करना है। अगर आप यहाँ पर एक भी स्टेप्स नहीं पूरे करते तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आगे, है ना। तो अब इसके लिए कई सारे मैक्सिमस मतलब लॉ तैयार किए हैं। मैक्सिमस मीन्स लॉ होता है। तो फर्स्ट लॉ है द बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब आपको सुनो, सबका इसका मतलब क्या होता है माय फ्रेंड्स कि एनीवन इज इनोसेंट अनटिल और अनलेस प्रूवन गिल्टी। इतना बड़ा वर्ड बोल दिया मैंने यहाँ पर कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में। इसका मतलब क्या होता है, एवरीवन इज इनोसेंट अनटिल और अनलेस प्रूवन गिल्टी। ये बहुत बड़ा बोल दिया यहाँ पर, बहुत बड़ा वर्ड बोलता है यहाँ पर। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं परसेप्शन ऑफ इनोसेंस। समझ रहे हो, परसेप्शन ऑफ इनोसेंस, यही इसी सब को बोलते हैं हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, दैट इज एवरीवन इज इनोसेंट अनटिल और अनलेस प्रूवन गिल्टी, है ना। तो अब आपने कितने भी सारे गुनाह कर दिए ना, आप चाहे गुनहगार हो, आपने 2-4 मर्डर कर लिया, उसके केस में आप क्या हो गए, अंदर भी हो गए, तो आपने कितने भी सारे गुनाह कर दिए। बट यहाँ पर पुलिस ने, जो पुलिस होते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर आपको एक भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ फॉलो नहीं किए, समझ रहे हो, अगर आपको एक ही भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ फॉलो नहीं किए आपके केसेस में, तो आप क्या हो जाते हैं, वहाँ पर इनोसेंट साबित हो जाते हो, आप डायरेक्टली इनोसेंट हो जाते हो, बेगुनहगार हो जाते हो। आपके कितने भी आपके गुनाह हो तो आप वहाँ पर डायरेक्टली बेगुनाह होते हो। मतलब आप आदमी कितने भी गुनाह कर दो, बट पुलिस ने एक भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ को फॉलो नहीं किया, तो आप क्या होते हैं माय फ्रेंड्स, बेगुनाह हो जाते हो वहाँ पर। तो ये इतना स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर ये भूलने का था कि केसेस भी बहुत होते हैं, लॉज भी बहुत होते हैं माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ को फॉलो करते जाते हैं, बट हम थोरोली तो होते हैं, पर प्रैक्टिकली हम स्लो होते जाते हैं, दिन ब दिन केसेस की पेंडेंसी बढ़ जाती है। तो यही होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और परसेप्शन ऑफ इनोसेंस, जिसे हम कहते हैं। नाउ यहाँ पर ह्यूज डिले इसलिए होता है माय फ्रेंड्स कि अगर आपको क्या होता है ना, पेंडेंसी ऑफ द केसेस दिन ब दिन बढ़ते जाती है, आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ प्रैक्टिकली हम फॉलो करते हैं, थोरोली हम फॉलो करते हैं, ईच एंड एवरी कंसेप्ट को हम स्टेप्स थ्रू जाते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है ना, हम ह्यूज डिले कर देते हैं, केसेस की पेंडेंसी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर अमेरिका ने उनके न्यूयॉर्क के टाइम मैगजीन में बोला गया था, इंडिया के बावजूद में, इंडिया के अगेंस्ट के, वहाँ पर इन इंडिया द व्हील ऑफ जस्टिस इज मूविंग स्लोली, है ना। तो ये बात हमें कोई हजम नहीं हुआ, हमें इस बात पर गुस्सा आया, तो हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ तो फॉलो करते ही है, बट हमें वहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि हम थोरोली तो यहाँ पर पूरी तरह से स्टेप्स फॉलो करते हैं, बट हम प्रैक्टिकली स्लो होते जा रहे हैं, पेंडेंसी ऑफ द केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर देखो तो आज तक की डेट में सुप्रीम कोर्ट में 16,000+ केसेस यहाँ पर क्या है, पेंडिंग है माय फ्रेंड्स। समझ रहे हो, आज तक की डेट में सुप्रीम कोर्ट्स में 60,000+ केसेस यहाँ पर पेंडिंग है। तो
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें कि 34 जजेस होते हैं इंक्लूडिंग 1 CJI, है ना। तो यहाँ पर एक भी को जजेस के पास दो भी केसेस आए तो वहाँ पर वर्कलोड किसका बढ़ जाता है, चीफ जस्टिस का बढ़ जाता है, किस किस का डिसीजन सुनाए, है ना, किस किस को आप टेक फॉरवर्ड करें, है ना माय फ्रेंड्स। तो वहाँ पर क्या होता है ना, विल ऑफ जस्टिस स्लो हो जाता है, ह्यूज डिले हो जाता है, केसेस की पेंडेंसी बढ़ जाती है ना माय फ्रेंड्स। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया माय फ्रेंड्स, हमने किया अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ADR। अब ADR के कई सारे टाइप्स होते हैं, ADR के अंदर कई सारे टाइप्स आते हैं, बट यहाँ पर हमने क्या किया, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1966 के थ्रू अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को यूज़ किया, है ना। तो यहाँ पर आप अगर आप DPSP ने ध्यान से पढ़े होंगे, अगर आप मेरा DPSP वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देखें। अगर आपने DPSP ध्यान में पढ़ा होगा तो आर्टिकल 51 आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो लास्ट लाइन आर्टिकल 51 में ये बोली गई है माय फ्रेंड्स कि इंडिया और स्टेट ऑफ इंडिया शाल अटेम्प्ट टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, कंसेप्ट थ्रू गए होंगे आप DPSP के, तो आपको यहाँ पर लगे ध्यान में आया होगा कि आर्बिट्रेशन तो DPSP में भी यूज़ होता है ना। तो डायरेक्ट पॉलिसी फॉर स्टेट पब्लिक, है ना, DPSP जिससे कहते हैं हम, तो वहाँ पर डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी यूज़ होता है यहाँ पर आर्बिट्रेशन का। तो क्या बोला गया है आर्टिकल 51 के लास्ट लाइन में, इंडिया और स्टेट ऑफ इंडिया शाल अटेम्प्ट टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, जो कि जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे इंडिया के वो आर्बिट्रेशन से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसीलिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR को हमने आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1966 के थ्रू यूज़ किया। और वहाँ पर DPSP आर्टिकल 51 में भी अगर आप लास्ट लाइन पढ़ लो ध्यान से, तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ सकता है कि जितने भी आपको केसेस हैंडल करने आर्बिट्रेशन से अभी आप कर सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। अब आगे आते हैं हम कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, डिटेल मीनिंग क्या होता है आर्बिट्रेशन का माय फ्रेंड्स। क्या आर्बिट्रेशन ये एग्रीमेंट बेस होता है माय फ्रेंड्स, है ना। तो एग्रीमेंट बेस होता है एंड फ्यूचर बेस होता है, समझ रहे हो, एग्रीमेंट बेस एंड फ्यूचर बेस होता है कि फॉर एग्जांपल अगर दो दोस्त हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिसकी वजह से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। या अगर दो दोस्त हैं माय फ्रेंड्स, अगर दोनों को क्या करना है, पार्टनरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, दोनों को पार्टनरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप क्या करते हैं, तो वो आर्बिट्रेशन साइन करते हैं। अब इस आर्बिट्रेशन में क्या बोलते हैं वो कि अगर हमारे बीच कोई भी डिस्प्यूट हो गया, कोई भी झगड़ा हो गया और किसी भी रीजन से अगर डिस्प्यूट हो गया तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये आर्बिट्रेशन ये साइन करते हैं, है ना। तब यहाँ पर तो ऐसा होता है ना, आदमी अपॉइंट करेंगे, कौन सा आदमी अपॉइंट करेंगे यहाँ पर, तो वो जज नहीं होगा। जो भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है उनके बीच में तो वो फैसला सुनाने के लिए वो एक्सक्लूड द कोर्ट करेंगे, है ना, वो कोर्ट तो नहीं जाएंगे, बट यहाँ पर कौन सा आदमी वो क्या करेंगे, फैसला देने के लिए अपॉइंट करेंगे, तो वो जज भी नहीं होगा टेक्निकली, ये बात ध्यान में रखना। तो ये इनफॉर्मल एंड फॉर्मल प्रोसेस हो जाती है। आप अगर किसी भी बारे में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो फैसला देने में आप ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बैठ सकते हो। आप होटल्स में, अगर होटल्स में आप देना चाहते हो, हाँ भाई होटल्स में आप भी क्या सुना सकते हो, फैसला सुना सकते हो, वो आदमी जो कि जज नहीं होगा टेक्निकली। और आप ये जज आपके लॉयर्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेशंस में भी हो सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, सब कुछ कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस यहाँ पर आर्बिट्रेशन में यूज़ होती है। चाहे आप घर के 4 दीवारों में बैठकर फैसला सुनाए, चलता है ना माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये आर्बिट्रेशन इसका मतलब होता है कि ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल भी प्रोसेस हो जाती है ना। ये कम्बिनेशन होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस का, है ना। तो आप क्या होता है ना, आप कहाँ भी आप फैसला कर सकते हैं, है ना, इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल तरीके से आप कहाँ भी फैसला कर सकते हैं। तो हम ये फैसले को कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड, समझ रहे हो। जो भी फैसला आपका निकल आएगा, जो भी आपके डिस्प्यूट में से जो भी लास्ट रिजल्ट आपका निकल के आएगा, उसे कहते हैं हम आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड कैसे कहते हैं कि आर्बिट्रेशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हमने ये फैसला सुनाया है, इनफॉर्मल प्लस फॉर्मल कम्बिनेशन के थ्रू हमने ये फैसला सुनाया है ना। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इसे कहते हैं माय फ्रेंड्स, है ना। अब तो ये फैसले को कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड, यहाँ तक तो हमें मालूम गिर गया। बट इट इज़ ए बाइंडिंग लाइक डिक्री ऑफ ए कोर्ट, समझ रहे हो, बट इट इज़ ए बाइंडिंग लाइक ए डिक्री ऑफ ए कोर्ट, ये ध्यान में रखना है। बहुत से ज़्यादातर आप देखेंगे कि आर्बिट्रेशन कहाँ यूज़ होता है, ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अगर आप देखें तो आर्बिट्रेशन वो ज़्यादातर साइन करते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के क्या होते हैं ना फ्रेंड्स, वो पार्टनरशिप में ही होते हैं। तो आर्बिट्रेशन वो हैंडल करते हैं, तो वो किसी भी डिस्प्यूट को लेकर कोर्ट्स में नहीं जाते, तो इसीलिए वो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल तरीके से ये अपने डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं, अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। तो आर्बिट्रेशन कहाँ यूज़ होता है ज़्यादा करके, आपने देखा होगा MNC कंपनी ज़्यादा साइन करती है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, है ना, फॉर द फ्यूचर बेसिस के लिए। अब मीडिएशन क्या होता है माय फ्रेंड्स, अब मीडिएशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड वाइफ की लीगल झगड़ा हो गया, समझ रहे हो, अगर हस्बैंड वाइफ का लीगल झगड़ा हो गया तो वो कहाँ जाते हैं, वो कोर्ट के पास जाते हैं। तो हमें डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स के लिए वो कोर्ट के पास जाते हैं, ये समझ कर लो। अब कोर्ट क्या कहता है, अब आप डायरेक्टली मीडिएटर्स के पास चले जाओ। ये मीडिएटर्स के पास कौन होती है, मीडिएटर्स, ये मीडिएटर्स जो कि ट्रेन मीडिएटर्स होते हैं माय फ्रेंड्स। तो इनका काम क्या होता है कि जो केसेस को सेटल करना, समझ लो, इस फैसले को सेटल करना, है ना, जो भी ये केसेस होगा ये पूरा सेटल करना और फिर फैसला किसके पास देना, कोर्ट के पास ले जाकर देना। पर ये फैसला नहीं सुना सकते। मीडिएशन में और आर्बिट्रेशन में ये डिफरेंस होता है कि आर्बिट्रेशन में हमने देखा कि देखिए फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से होता है, आर्बिट्रल अवार्ड होता है
है ना, जो भी टेक्निकली जो जज नहीं होंगे आर्बिट्रेशन में, तो वो फैसला सुना सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं खुद को, है ना, खुद से डिसाइड कर सकते हैं। वो कोर्ट की कोई ज़रूरत, कोर्ट की कोई नीड वहाँ पर नहीं होती। बट यहाँ पर मीडिएशन में क्या होता है, अगर आप क्या करते हैं, ये मीडिएशन क्या होता है, ये मामले को सेटल करते हैं, ये पूरे केसेस को आपको सेटल करते हैं, बट ये फैसला नहीं सुना सकते। फैसला कौन सुनाएगा, आपका कोर्ट सुनाएगा। ये डिसाइड कौन करेंगे, आपके कोर्ट डिसाइड करेंगे आप फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पर फैसला आप नहीं सुना सकते। वहाँ पर आर्बिट्रेशन में हमने देखा कि फैसला वहाँ पर डायरेक्टली सुना सकते। तो ये डिफरेंस होता है आर्बिट्रेशन में और मीडिएशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब यहाँ पर क्या है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग जो होती है, कोर्ट की प्रोसीडिंग जो चलती है आगे की वाली, तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस मीडिएशन का। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन सॉल्विंग पेंडेंसी, जो कि पेंडेंसी केसेस जो बाकी होते हैं, है ना, तो वो पेंडेंसी केसेस को सॉल्व करने में मीडिएशन बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ होता है और बहुत ही फायदेमंद साबित होता है ये मीडिएशंस के इफेक्टिव सॉल्विंग। इट इज़ ए वेरी इफेक्टिव इन सॉल्विंग पेंडेंसी ऑफ द केसेस। और यहाँ पर लोक अदालत भी हो जाते हैं, लोक अदालत के थ्रू भी हम मीडिएशन यूज़ करते हैं। तो लोक अदालत में हम नेक्स्ट वीडियो तो बनाएंगे ही, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम ईच एंड एवरी कंसेप्ट के लोक अदालत के डिस्कस करेंगे, नालसा को डिस्कस करेंगे, है ना। तो वहाँ पर सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर समझ लो कि मीडिएशन लोक अदालत में भी यूज़ होता है, यहाँ पर समझ लो। फिर कंसोलेशन क्या होता है माय फ्रेंड्स। अब कंसोलेशन ज़्यादातर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। जितने भी आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो पैदा होते हैं, है ना, जितने भी आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को, वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कंसोलेशन होता है। एन एग्रीमेंट फॉर प्री डिस्प्यूट, ये प्री डिस्प्यूट के लिए एग्रीमेंट होता है माय फ्रेंड्स। इसमें भी क्या होता है, एम टू सेटल होता है। हम मीडिएशन में भी देखा, ये फैसले सेटल करते हैं, है ना, ये फैसले सेटल करते हैं माय फ्रेंड्स। नॉट एबल टू इन्फोर्स, बट यहाँ पर ये फैसले सुना नहीं सकते, समझ रहे। मीडिएशन में भी देखा हमने, फैसले सुना नहीं सकते। आर्बिट्रेशन में देखा वो डायरेक्टली खुद डिसाइड कर सकते हैं और खुद भी ये फैसला सुना सकते हैं, वहाँ पर कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट मीडिएशन में और कंसोलेशन में यहाँ पर सेम प्रोसीजर है, इससे एम टू सेटल करते हैं, है ना, ये पूरे प्रोसेस को तो सेटल करते हैं, बट फैसला वो कोर्ट के पास छोड़ देते हैं, वो कोर्ट के सुना देता है फैसला, है ना। तो अब क्या होता है ना, ये एग्जिस्टिंग होते हैं। अब ज़्यादातर ये कंसोलेशन आप कहाँ देखते हैं, यूनियन ट्रेड में, जो कि यूनियन ट्रेड में जो डिस्प्यूट होते हैं, है ना, तो वहाँ पर आप कंसोलेशन ज़्यादा यूज़ होता हुआ देख सकते हैं, है ना माय फ्रेंड। तो समझ में आ गया, व्हाट इज आर्बिट्रेशन, व्हाट इज मीडिएशन, व्हाट इज कंसोलेशन। मीडिएशन एंड कंसोलेशन नियरली सेम है, बट आर्बिट्रेशन दोनों से डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप ध्यान रखो, प्रीलिम्स में बहुत ही काम आएगा, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये मीडिएशन, ये आर्बिट्रेशन यूज़ करने की ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों इसे पॉपुलर बना गया मीडिएशन को माय फ्रेंड्स और आर्बिट्रेशन को। अब हमने ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ किया है इंडियन आर्बिट्रेशन सेंटर्स के थ्रू, नेशनल लोक अदालत से मीडिएशन, नॉट लिटिगेशंस, स्पेशली स्मॉल कमर्शियल मैटर्स और कंपाउंडेड ऑफेंसेस। अब क्या होता है ना माय फ्रेंड्स के इंटरनल डिस्प्यूट जो होते हैं वो बाय आर्बिट्रेशन ही सॉल्व होते हैं, जिसमें पेंडेंसी ऑफ द केसेस की ये इफेक्टिव होता है कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस ज़्यादातर रहे ना। तो इसीलिए हमने आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1966 के थ्रू ये आर्बिट्रेशन यूज़ करने के लिए कहा, दैट इज़ ADR के थ्रू, है ना, अटेंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है ना माय फ्रेंड्स के नेशनल लोक अदालत भी बन गई है अभी फिलहाल में। तो नेशनल लोक अदालत भी हमें अगले वीडियो में तो डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो स्मॉल कमर्शियल मैटर्स जो होते हैं, है ना, जो स्मॉल कमर्शियल मैटर्स जो होते हैं वो भी आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सॉल्व होते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी जो होते हैं वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व होते हैं। तो इतने सारे जो सेंटर्स होते हैं, जो सेंटर्स बनाए गए, इंडियन आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया है, नेशनल लोक अदालत बनाया गया है। तो आप अगर कोई भी कोर्स में जाए तो आपको एक वहाँ पर एक वर्ड दिखता है ना, तो डोंट लिटिगेट जस्ट मीडिएट, है ना, जो कहते हैं ना, डोंट लिटिगेशन एंड सॉल्व बाय मीडिएशन, वो होता है ना। तो यही होता है, वो आर्बिट्रेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, कंसोलेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, मीडिएशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर टाइम एलाइस भी कम हो जाता है और अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रुकते, है ना। तो आर्बिट्रेशन में क्या फ़ायदा है, क्या डिफरेंस है, तो आर्बिट्रेशन में यही डिफरेंस है माय फ्रेंड्स कि वो डायरेक्टली डिसाइड करते हैं खुद के फैसले, जैसे कि मीडिएशन में नहीं डिस्क्राइब करते और मीडिएशन में नहीं एक्सपोज करते, वो कोर्ट के पास छोड़ जाते हैं फैसले, वो एम टू सेटल होता है। और कंसोलेशन भी एम टू सेटल होता है। और इंडियन आर्बिट्रेशन सेंटर, नेशनल लोक अदालत के थ्रू भी आर्बिट्रेशन बहुत ही ज़्यादातर यूज़ होता है, जिसमें पेंडेंसी ऑफ द केसेस नहीं रुकते। समझ रहे हो इस बात को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ADR क्या होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और अनअकैडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें माय फ्रेंड्स। और अनअकैडमी के कोर्सेज को जरूर सब्सक्राइब करें और 10% इमीडिएटली डिस्काउंट पाएँ, है ना माय फ्रेंड्स। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।